अच्छा बताइए, स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है क्या? बताइएगा। स्क्रीन कंप्लीट दिखाई दे रही है? बताइए। पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? गुड इवनिंग बच्चे, आप लोग तो घर पे हैं। उम्मीद है कि फेस्टिवल अच्छा से मना रहे होंगे। अच्छा बताइए, कंप्लीट ये जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है क्या? स्क्रीन कंप्लीट दिखाई दे रहा हो तो उसके बाद हम लोग समझना शुरू करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। पॉलीमर का ये हमारा तीसरा क्लास है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीमर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आखिर मोनोमर के बीच में इतना तो आपको पता होगा कि मोनोमर के जुड़ने से पॉलीमर हमारा बना था। तो मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से बड़े लंबे लच्छेदार जो मॉलिक्यूल निर्माण होता है, उसी बड़े मॉलिक्यूल का नाम मैंने रखा था पॉलीमर। पॉलीमर में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर होते हैं, मतलब मोनोमर के झुंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलीमर। कंप्लीट बताइए। पहले आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है क्या? जल्दी बताइएगा। बता नहीं रहे हैं? पहले बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है कि नहीं? जल्दी जल्दी। और बच्चों तक वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर कर देंगे ताकि सारे बच्चे लाइव आ जाए पढ़ने के लिए। जल्दी जल्दी सबको बुला लीजिए, सारे बच्चे आ जाएंगे। अभी पहला लेक्चर देख रहे थे, इतना लेट क्यों चल रहे हैं? अब हमारा ये तीसरा लेक्चर आ गया है, ये पॉलीमर का आपका तीसरा लेक्चर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बातों को। ध्यान दीजिएगा, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पॉलीमर में क्या है कि कुछ बात समझने होते हैं और कुछ बात लर्निंग वाले होते हैं, मेमोराइजेबल होते हैं। उस बातों को हम लोग कुछ कुछ हद तक ध्यान करेंगे तो आ जाएगा। हालांकि छोटा टॉपिक होता है, एक दो बार रिवीजन करने से ये टॉपिक हमारा कमांड हो जाता है। चलेगा, देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक चीज आपको पता है ना कि मोनोमर जब बहुत मात्रा में जुड़े थे तो बड़े से मॉलिक्यूल पॉलीमर का निर्माण हुआ था। मोनोमर जब बहुत ज़्यादा संख्या में जुड़े थे तो बड़े से जो मॉलिक्यूल बने थे, उसी बड़े से मॉलिक्यूल का क्या नाम रखे थे? पॉलीमर रखे थे। यानी हम ये बोलना चाहते हैं कि मोनोमर जुड़ेगा तो पॉलीमर बनेगा। अब उन मोनोमर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। हालांकि कंप्लीट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम नहीं बोल सकते हैं कुछ, क्योंकि कहीं पे वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हालांकि उतना ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स नहीं होता है, वीक फोर्स होता है इनके बीच में। इसलिए तो पॉलीमर या प्लास्टिक से बने हुए सामान या रबर से बने हुए सामान या पाइप वगैरह को थोड़ा सा लचीलापन आता है, उसमें हम लोग उसको टेंसाइल होने की वजह से उसको थोड़ा सा मोल्ड कर देते हैं, उसको थोड़ा सा मोड़ देते हैं। तो इतना तो पता है कि उनके बीच में, पॉलीमर के बीच में क्या होता है? कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इस वजह से उसे मोड़ सकते हैं, उसे जैसे आकृति में चाहे उसे तोड़ के उधर बना सकते हैं। जो आपका प्लास्टिक का डब्बा वगैरह होता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर का वर्गीकरण ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन फोर्स के आधार पे पॉलीमर कितने प्रकार के होते हैं ये मैं बातें कर रहा हूँ। तो मैंने लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर 4 प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे। यानी मोनोमर के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, चाहे मोनोमर के बीच में बोला जाए या मोनोमर के लेयर के बीच में बोला जाए,
तो मोनोमर के बीच में यानी छोटे छोटे कण जो कई बार मिलकर के बड़े से मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिसे हम पॉलीमर बोल रहे हैं, तो उन पॉलीमर में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दो कण आखिर जुड़े हुए हैं तो कोई ना कोई बीच में फोर्स होगा, तभी तो कण जुड़े हुए हैं। तो उन कणों के बीच में कौन सा फोर्स है, इस आधार पे हम लोग पॉलीमर का टाइप पढ़ने वाले हैं। अब कणों के बीच में जो फोर्स होगा, जरा कॉमन सेंस सोचिए, एक ये मोनोमर रहा और एक ये मोनोमर रहा। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो कभी कोवेलेंट बॉन्डिंग का नेचर आएगा। दूसरा बात ये हो सकता है कि अब उसमें भी डिपेंड करता है कि पॉलीमर का साइज कितना बड़ा है, इस आधार पे फोर्स होगा, क्योंकि साइज पे भी तो हमारा वैन डर वाल फोर्स एक्टिवेट हो जाता है। बड़े साइज होने की वजह से वैन डर वाल फोर्स ज्यादा हो जाता है। तो पॉलीमर का साइज कितना बड़ा है, इस आधार पे भी पॉलीमर में फोर्स होते हैं। और दूसरा बात, पॉलीमर में फंक्शनल ग्रुप कितने लगे हुए हैं। जो फंक्शनल ग्रुप का भी आप देख रहे थे, वाटर निकाल देता था, याद होगा पिछले क्लास में आप देखे होंगे, नायलॉन 6 का जब निर्माण कर रहे थे उस समय पानी के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर पॉलीमर का साइज क्या है, उस आधार पे भी इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और दूसरा बात, मोनोमर के बीच में फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, मोनोमर के पास फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, इस आधार पे भी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो हमने कितने भागों में बांटा है पॉलीमर को, 4 भागों में बांटा है। तो चलेगा, मैं आगे बातें करता हूं। हमारा जो चार्ट पार्ट होता है पॉलीमर का, वो चार्ट पार्ट कुछ ऐसा होता है। पहला का नाम हम लोग रखते हैं इलास्टोमर। देखिए हमारा पहला क्या होता है, इलास्टोमर। दूसरा क्या होता है, फाइबर। फाइबर होता है, फाइबर होता है, फाइबर नाम सुने होंगे, फाइबर की कुर्सी वगैरह लेते हैं, फाइबर। अच्छा, तीसरा होता है हमारा जिसका नाम क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। और चौथा जो होता है जिसका नाम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात कर रहा हूं, ऐसे लिखा है। अब देखिए लाइन, तो पहला है इलास्टोमर, दूसरा है फाइबर, तीसरा है थर्मोप्लास्टिक और चौथा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हमारे 4 पॉलीमर के टाइप होते हैं। जल्दी याद हो गया क्या, जल्दी बताइएगा। पॉलीमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पे, मतलब समझिए मजबूती के आधार पे पॉलीमर को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। जल्दी से दिमाग में डालो, इलास्टोमर, फाइबर, जल्दी बोलो, इलास्टोमर, फाइबर, और तीसरा क्या है, थर्मोप्लास्टिक, और चौथा क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। हमारे विचार से आप याद कर लिए होंगे, जल्दी बोलो, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। जल्दी बोलिए, फिर से बोलो, क्या बोला मैंने, इलास्टोमर, फाइबर, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे हो गया होगा। ऐसे अभी आप क्लास में रहते तो मेरे पीछे से आप लोग जवाब देते, लेकिन आप अभी तो पता नहीं कहाँ घुसे होंगे। गांव में तो बहुत सारा ठंड आ गया है, बहुत सारे लोग रजाई में घुस गए होंगे, तो वो बोलते भी नहीं होंगे, चुपचाप कान में लगा के सुनते होंगे। चलिए, अच्छा, यहां से पॉलीमर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के हो गए। हम लोग पहला पॉलीमर स्टार्ट करते हैं। पहला पॉलीमर का नाम क्या रखे हैं, चलिए देखिएगा, पहला पॉलीमर क्या है, पहला का नाम रखे इलास्टोमर। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा कि जैसे बातें ध्यान रखने योग्य है, थोड़ा थोड़ा बात तो ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन ये सब 12 के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, लेकिन हाँ पूछे जाते हैं। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन इस सबसे भी आने की संभावना बनती है, इस सबसे भी थोड़े मोड़े क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसके मोनोमर और पॉलीमर बड़े ब्रांडेड होते हैं क्वेश्चन। उसको मैं लास्ट सेशन में करवाऊंगा, एक जगह पे इकट्ठा बता दूंगा कि देखिए इतने, इस लेक्चर को पूरे के पूरे अगर आप याद रखेंगे तो निश्चित रूप से वो सारे 12 के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए देखिए, इलास्टोमर की बात क्या जाए तो इलास्टोमर क्या होता है जरा सुनिएगा। तो मैंने लिखा है दैट पॉलीमर, ऐसा पॉलीमर व्हिच हैज वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसके पास सबसे कमजोर आकर्षण का बल होता है। ऐसे पॉलीमर जिसके पास आकर्षण का बल सबसे कमजोर होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इलास्टोमर, उसी को बोलेंगे इलास्टोमर। देखिए लाइन, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स, यानी कणों के बीच में जो आकर्षण बल होगा वो कैसा होगा, वीकेस्ट होगा। वीकेस्ट मतलब समझ गए क्या, कि आकर्षण बल जो होगा वो काफी ज्यादा कमजोर होगा, मतलब सबसे लचीला होगा, तुरंत ज्यादा मारेंगे तो वो टूट जाएगा। ऐसे पॉलीमर होंगे इलास्टोमर के बारे में अगर बात किया जाए तो हम ये बोलना चाहते हैं इलास्टोमर दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज वीकेस्ट इंटरमोलेकुलर फोर्स, जिसके पास आकर्षण का बल काफी कम होता है। और साथ में देखिए इलास्टोमर है तो साथ में क्या गुण होगा, इलास्टिक प्रॉपर्टी होगा, यानी टूटने वाला नहीं होगा,
हमने बोला टूटने योग्य है, लेकिन टूटने वाला नहीं है, क्योंकि नाम में ही लगा हुआ है इलास्टोमर। इसका मतलब क्या है, इलास्टिक प्रॉपर्टी इसमें होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होता है, इसका मतलब लचीलापन होता है, इसका मतलब इसको लमार के हम बड़ा कर सकते हैं। ऐसे आप बहुत सारे रबर वगैरह को देखते होंगे, जिस रबर को आप ऐसे टाइट करके खींच देते होंगे तो वो बिल्कुल दुगुना लंबाई पे चला जाता होगा, और जैसे उसको छोड़ते होंगे तो पुनः अपने शेप में आ जाता होगा। ऐसा रबर देखें क्या, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को हम लोग क्या करते हैं, लमारते हैं तो लमट जाता है, और जब छोड़ते हैं तो अपने आप पुनः ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। एग्जैक्टली उसी टाइप का होगा इलास्टोमर। मतलब ऐसे रबर है जो कि सॉलिड स्टेट में तो है, लेकिन साथ में कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी रखी है। इलास्टिक प्रॉपर्टी इसका मतलब लचीलापन का स्वभाव है, यानी लमर के पुनः वहीं पे आ जाने की क्षमता है इसमें। तो ऐसे पॉलीमर जिनमें मोनोमर के बीच में आकर्षण बल जो होता है वो काफी कमजोर होता है, ये लाइन सबसे ज्यादा खतरनाक है, वीकेस्ट होगा, यानी सबसे कमजोर अट्रैक्शन फोर्स होता है, और साथ में क्या होता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब लचीलापन का स्वभाव होता है, लमरने की क्षमता होती है। वैसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। नाम से स्पष्ट है कि सर ये पॉलीमर का ऐसा वैरायटी है, इलास्टोमर क्या होगा, तो सर पॉलीमर का ऐसा वैरायटी है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा कमजोर होगा, और साथ में लमरने की क्षमता होगा, लचीलापन बनाने की क्षमता होगा। तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टोमर बोलेंगे। देखिए हमने लाइन बोला इट इज रबर लाइक सॉलिड, निश्चित रूप से ये ऐसे सॉलिड होते हैं जो रबर के जैसे होते हैं। रबर कहने का मतलब क्या हुआ कि उसको आप चाहें तो लमार दे, और लमारने के टाइम में तो लमार देंगे, लेकिन जैसे ही इस पे अट्रैक्शन फोर्स को, ये सॉरी एक्सटर्नल फोर्स को हम हटाएंगे तो अपने आप पुनः पुराने वाले पोजीशन में आ जाएगा। मतलब ये इलास्टोमर की खासियत क्या होगी कि जब लमारेंगे तो लमड़ जाएगा, और जब छोड़ेंगे तो पुनः पुराने वाले पोजीशन में आ जाएगा, जैसा था वैसा बन जाएगा। तो इट इज रबर लाइक सॉलिड, ये रबर जैसा सॉलिड होता है। अब आगे बोल रहा है ड्यू टू वीक फोर्स, यानी इसमें कमजोर बल होते हैं, वीकेस्ट है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स काफी कमजोर है। तो ड्यू टू वीक फोर्स यानी इसके अट्रैक्शन फोर्स के कमजोर होने के कारण इट हैज स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी इसका मतलब इसमें लमरने की क्षमता है, यानी कमजोर फोर्स होते हैं, कमजोर फोर्स होगा तो लमार सकते हैं। अब इतना भी ज्यादा ना लमार दो कि वो टूट ही जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये कमजोर होता है, कमजोर के कारण उसे आप लमार सकते हैं, लेकिन हद से ज्यादा उसकी जितनी कैपेबिलिटी है लमरने की, अगर उससे ज्यादा आप लमार दोगे तब ये क्या होगा, टूट जाएगा निश्चित रूप से। तो वही बोल रहा है कि ड्यू टू वीक फोर्स, इसके कमजोर बल होने के कारण इट हैज स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी, इसके पास लमरने की क्षमता होती है। आगे देखिए ये लाइन इसके समझने वाले लाइन है क्या, तो पॉलीमर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस पॉलीमर को अगर आप लमार दोगे तो लमर तो जाएगा, लेकिन ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, इसका मतलब जैसा था वैसा बन सकता है। व्हेन, कब, तो जब फोर्स इज विथड्रॉन, जब इसके फोर्स को हटा लिया जाए, जैसे टायर वगैरह, टायर नहीं ट्यूब वगैरह लिया जाए, या महिलाओं का जो वो बांधने वाले होते हैं, पीछे वाले जो बांधने वाले होते हैं बाल को, उसमें आप देखते हैं क्या, उसको लमारा जाता है तो लमड़ जाता है, फिर जब छोड़ा जाता है तो अपनी पोजीशन पे आ जाता है। हालांकि ज्यादा लमारोगे तो लमरा का लमरा ही रह जाएगा, टूट जाएगा। इसका मतलब वो ओरिजिनल इलास्टोमर नहीं है, वो लो क्वालिटी का इलास्टोमर है। लेकिन इलास्टोमर की खासियत क्या होती है कि लमार दीजिए तो लमड़ जाएगा, और छोड़ेंगे तो पुनः अपने पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि उनके कणों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा कमजोर होता है। तो लाइन यही बोल रहा है कि पॉलीमर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जो अपने पोजीशन पे आ जाते हैं, कब, तो जब व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन, जब इस पे लगाए हुए फोर्स को हटा दिए जाते हैं। यानी इस पे जो फोर्स आप लगा रहे हैं उस फोर्स को अगर आप हटा दें, मतलब लमारने के लिए आप फोर्स लगाएंगे, लेकिन उस लमारने वाले फोर्स को अगर हटा दिया जाए तो निश्चित रूप से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम क्रॉस लिंक्ड, इसके लेयर के बीच में कुछ क्रॉस लिंक्ड होता है बिटवीन चेन, यानी पॉलीमर के जो लेयर होंगे, जैसे ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, ये एक पॉलीमर है, तो इस पॉलीमर में क्या होगा, क्रॉस लिंक्ड होने की वजह से जब इसको लमारेंगे तो लमड़ जाएगा। देखिए एक लेयर हुआ, ये दूसरा लेयर हुआ, ये तीसरा लेयर हुआ, इसमें क्या है, पहला दूसरा लेयर के बीच में क्रॉस लिंक है, यहाँ पे पहला और तीसरा के बीच में क्रॉस लिंक है, यहाँ पे दूसरा तीसरा में क्रॉस लिंक है। तो मेरे कहने का मतलब है इसमें क्रॉस लिंक्ड होते हैं लेयर के बीच में, इसी वजह से इसको जब लमारा जाए तो लमड़ जाएगा, और छोड़ने पे अपने वापस पुरानी वाली अवस्था में आ जाएगा। इलास्टोमर की एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से देखिएगा। फिर से मैं एक बार इलास्टोमर बताता हूं। इलास्टोमर ऐसा पॉलीमर है जिनमें अट्रैक्शन फोर्स काफी कमजोर होगा, मतलब ये कमजोर क्वालिटी का पॉलीमर होगा, और कमजोर में बता रहा है कि सबसे कमजोर है, ये आप समझ रहे हैं। लेकिन खासियत इसकी क्या है कि इसकी खासियत है लमरने की, इलास्टिक प्रॉपर्टी है,
लमार दोगे तो लमड़ जाएगा, छोड़ोगे तो अपने पोजीशन पे आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। मतलब रबर के जैसा सॉलिड होता है, इसमें कमजोर बल होने के कारण इसे लमार सकते हैं। इस पॉलीमर की खासियत होती है कि जब लमारोगे तो लमड़ जाएगा, लेकिन जैसे ही इस पर से फोर्स को हटाया जाएगा, आप फोर्स लगाएं तो लमड़ गया, जैसे ही फोर्स को हटाएंगे वो अपने पुराने वाले अवस्था में, पूर्ववत अवस्था में आ जाएगा। और ऐसा आने का कारण क्या होता है कि इनके लेयर के बीच में कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं, इनके चेन के बीच में कुछ क्रॉस लिंक्ड होते हैं। चलेगा, ये आपको पता लग गया है। इसके एग्जाम्पल को अगर देखिएगा तो जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बूना एस रबर। ध्यान देना, सारे एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे एग्जाम्पल को हम लास्ट सेशन में, लास्ट क्लास में जाकर के ये बुना एस रबर कहां से आता है, बुना एन रबर कहां से आता है, नियोप्रीन कहां से आता है, नेचुरल रबर कहां से आता है, वल्कनाइज्ड रबर कहां से आता है, ये सारा चीज पढ़ाया जाएगा। तो अभी बस एग्जांपल देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि बुना एस रबर, बुना एन रबर, नियोप्रीन, नेचुरल रबर, वल्कनाइज्ड रबर, ये क्या होता है। जैसे वल्कनाइज्ड रबर के बारे में एक बात किया जाए तो देखिए, नेचुरल रबर की खासियत क्या होती है ना कि एक सीमा तक लमड़ता है, उसके बाद टूटने लगता है, ज्यादा नहीं लमड़ पाता है। लेकिन उसी रबर में अगर आप क्या करें, थोड़ा सा सल्फर मिला देते हैं, तो सल्फर मिलाने की वजह से क्या होता है कि रबर के लेयर के बीच में, जैसे ये रबर का लेयर है, ये रबर का लेयर है, तो इन रबर के लेयर के बीच में सल्फर की क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, और क्रॉस लिंकिंग होने की वजह से इसमें लमड़ने की क्षमता थोड़ा बढ़ जाता है, यानी इलास्टिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। तो इलास्टिक कैरेक्टर बढ़ाने के लिए, लमड़ने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग रबर में क्या डालते हैं, सल्फर डाल देते हैं। सल्फर डालने से लेयर के बीच में लिंकेज बढ़ जाता है, लिंकेज बढ़ने की वजह से इसके लमड़ने की क्षमता थोड़ा बढ़ जाता है, और लमड़ने की क्षमता बढ़ गया मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी बढ़ गया। यानी इलास्टिक प्रॉपर्टी को बढ़ाने के लिए हम लोग रबर में सल्फर मिलाते हैं, और जो सल्फर मिला के जो नया रबर बनता है, जिसके पास इलास्टिक प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, ऐसे रबर को हम लोग क्या बोलते हैं, वल्कनाइज्ड रबर बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर कहा जाता है। खैर, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये जो भी पॉइंट है इसको डिस्कस किया जाता है। अभी बस एग्जांपल के लिए मैंने बोला, हमने अभी क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है इलास्टोमर। ये इलास्टोमर ऐसे रबर होते हैं, मतलब ऐसा पॉलीमर होता है जिनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होते हैं, सबसे कमजोर होते हैं, और साथ में कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, लमड़ने की क्षमता होती है। इसको अगर लमारा जाए तो लमड़ जाएगा, छोड़ा जाए तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ क्रॉस लिंकेज मौजूद होते हैं। एग्जांपल के लिए आपके पास एग्जांपल हाजिर है, बुना एस रबर लीजिए, बुना एन रबर लीजिए, नियोप्रीन लिया जाए, नेचुरल रबर लिया जाए, वल्कनाइज्ड रबर लिया जाए। एग्जाम्पल को हम लास्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आते हैं, तो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, जो चीज पूछा जाता है, उसको मैं लास्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा। अभी तक बताइए, क्या ये आप इलास्टोमर कंप्लीट समझ गए? जल्दी बताइएगा। रबर, ये मतलब प्लास्टिक का, सॉरी, ये पॉलीमर का जो पहला क्वालिटी था इलास्टोमर, 4 वैरायटी में से जो पहला क्वालिटी था इलास्टोमर, क्या आप इलास्टोमर समझे कि नहीं? जल्दी बताइएगा मुझे चैट करके, जल्दी बताइएगा। बोर्ड चमक रहा है, अब इसको क्या कर सकते हैं, बाकी को तो नहीं चमक रहा है, बाकी को तो पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, दिखाई दे रहा है कि नहीं ये तो बताओ, दिखाई दे रहा है ना? पढ़ने लायक, काम चलने लायक है ना? शुरू से जाके देखो, सरोज कुमार यादव, लाइट ज़्यादा है, लाइट कम करे। अच्छा देखो, लाइट, तुम लोग तो फिर इंजीनियरिंग करने लगोगे ना तो पढ़ाई नहीं करोगे। बताओ, अब लाइट कम है? बताइए, अब तो लाइट कम कर दिया है, लाइट कम है जी। कुछ बच्चे बोलते हैं फिर से समझाइए, कुछ बच्चे बोलते हैं क्लियर है। अच्छा, ठोक के पहले लाइक मारो तो।
एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर लाइट ठीक था, कुछ बच्चे बोल रहे हैं नहीं सर लाइट कम है। अब बताइए, चलिए चलिए चलिए। अच्छा, बोर्ड ब्लर ये क्या कहते हैं, थोड़ा मोड़ा चलता है, टेंशन नहीं लो, सब ठीक हो जाएगा। आई पढ़ाई तो करो ना। हाँ बिल्कुल 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 सूरज बाबू, इलास्टोमर तो है ही, गुब्बारा तो इलास्टोमर है ही, गुब्बारा तो इलास्टोमर है ही। चलिए देखिए, हम इलास्टोमर की बात कर रहे थे। दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर विच हैज़ वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसके पास आकर्षण बल कमज़ोर होते हैं। एक्चुअली अभी शाम का टाइम है ना, तो नेट का स्पीड थोड़ा स्लो होगा, इस वजह से थोड़ा मोड़ा कहीं पे ब्लर आ रहा होगा, तो इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेने को, समझने फोकस करने को। और जो भी वीडियो देख रहे हैं ना, वो कोशिश करें कि शुरू से वीडियो को देखें तो समझ में आ जाएगा, ठीक ना। कहीं से घुस जाते हैं हम लोग और सीधे समझना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है, शुरुआत होती है ना हर चीज़ की। चलिएगा, इलास्टोमर क्या होता है? दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर विच हैज़ वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी अंतराण्विक बल कमज़ोर हो, यानी लेयर के बीच के फोर्स कमज़ोर होंगे, कणों के बीच के फोर्स कमज़ोर होंगे, यानी यह सबसे कमज़ोर क्वालिटी का पॉलीमर होता है। विथ इलास्टिक प्रॉपर्टी, कमज़ोर भी होता है और साथ में इलास्टिक प्रॉपर्टी भी होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी का मतलब लचीलापन ज़्यादा है, जिसको मोड़ सकते हैं, जिसको हम लमार सकते हैं, ऐसे पॉलीमर के एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसे पॉलीमर जिसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कमज़ोर होते हैं और साथ में कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, साथ में कुछ लमरने की क्षमता भी होती है, तो ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर। जैसे रबर आप बोले हैं, अभी बच्चा एक सरोज बोल रहा था कि गुब्बारा के बारे में, तो गुब्बारा क्या है? रबर है। तो एग्जैक्टली हम तो लिखे ही लाइन के रबर लाइक सॉलिड, रबर के जैसा सॉलिड होगा। कमजोर फोर्स होने की वजह से, वीक फोर्स होने की वजह से, इट हैज स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी, इसके पास लमरने की क्षमता होती है। इट हैज स्ट्रेचिंग प्रॉपर्टी, इसके पास क्या है? लमरने की क्षमता है। कमजोर फोर्स होने की वजह से ये लमर सकता है। और आगे लाइन बोल रहा है कि पॉलीमर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस पॉलीमर को अगर आप लमार दोगे तो लमारने के बाद जब इसे छोड़ दिया जाए, इसके फोर्स को हटा दिया जाए, तो ये निश्चित रूप से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो वही लाइन बोल रहा है, पॉलीमर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये पॉलीमर अपने शुरू वाले अवस्था पे आ सकते हैं, शुरू वाली स्थिति में आ सकते हैं। मतलब एक बित्ता का था तो एक ही बित्ता का बन जाएगा फिर से। कब? तो जब व्हेन द फोर्स इज विथड्रॉन। मान लीजिए एक बित्ता का कोई रबर है, उसे लमार के हमने 3 बित्ता कर दिया है, तो मेरे कहने का मतलब है कि जब उस पर से फोर्स को हटाएंगे ना, तो फोर्स हटाने के बाद वो अपने आप एक बित्ता में आ जाएगा। वही लाइन बोल रहा है लास्ट लाइन कि पॉलीमर रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये जो पॉलीमर होते हैं ना, अपने वास्तविक अवस्था में आ जाते हैं जब फोर्स इज विथड्रॉन, जब फोर्स को हटाया जाए। ऐसा क्यों आता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सम क्रॉस लिंक्ड बिटवीन चेन, क्योंकि इसके लेयर के बीच में, इसके श्रृंखला के बीच में, इसके चेन के बीच में कुछ क्रॉस लिंकेज होते हैं, जिसको लमारते हैं तो लमर तो जाता है, लेकिन वो क्रॉस लिंक होने की वजह से लेयर दूसरे लेयर को पकड़ता है, दूसरा तीसरे लेयर को पकड़ता है। तो जब लमारते हैं तो लमर तो जाता है, लेकिन लेयर को पकड़ने के कारण जैसे ही इस पर से फोर्स को आप हटाइएगा तो अपने आप रिटर्न आ जाएगा पुराने वाले अवस्था में। तो इसकी एक खासियत होती है इलास्टोमर की। इलास्टोमर के बारे में आप अगर समझना चाहते हैं तो दिमाग में रबर को रखो ना। कुछ ऐसे क्वालिटी के रबर होते हैं जिसको लमारते हैं तो लमर जाता है, जैसा मोड़ते हैं वैसा मुड़ जाता है, जैसा शेप उसका बनाना चाहते हैं बन जाता है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं तो पुराने वाले अवस्था में आ जाता है। ऐसा क्वालिटी का होता है इलास्टोमर। तो दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज वीकेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसके पास अट्रैक्शन फोर्स काफी कमजोर होगा, यानी ऐसे पॉलीमर जिसकी मजबूती काफी कम होती है और साथ में इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, साथ में लमरने की क्षमता होती है,
ऐसे पॉलीमर को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टोमर बोलते हैं। ये रबर के जैसा सॉलिड होता है, इसके पास लमरने की क्षमता होती है क्योंकि बल कमजोर है, और इसके लेयर के बीच में लिंकेज होने की वजह से जब इसको लमारेंगे तो लमड़ जाएगा, और जैसे ही छोड़ेंगे तो वो लिंकेज पुनः टाइट हो जाएगा और इसको खींच के उसी अवस्था में ले आएगा जिस अवस्था में ये था। बताइए, अब भी इलास्टोमर आप समझे कि नहीं समझे? जल्दी बोलिएगा, इलास्टोमर समझे कि नहीं? क्या लिखते हैं आप लोग? देखो, अब ठोक के लाइक मारिएगा तो मोबाइल फूट जाएगा। इतना भी लाइक मत मारो कि मोबाइल ही फोड़ दो, फिर मोबाइल से काम भी तो चलाना है आपको। बोलिए, समझ गए? चलिए, अब सारे बच्चे के जवाब है सर समझ गए। चलिए, अब समझ गए हैं? हाँ, चिंगम होगा। चिंगम इलास्टोमर नहीं है, वो पॉलीमर। ये पॉलीमर है जी, पॉलीमर खाने लायक नहीं होता है। राजा कुमार सिंह क्या से क्या लिख रहा है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा है। अब लोग पढ़ाई पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ चलिए, समझ गए? चलिए समझ गए, थैंक यू थैंक यू। रमित कुमार, बच्चा पढ़ ले, शादी तो हर आदमी की होती है ना, तुमको शादी का क्यों पढ़ा हुआ है? तो अभी पढ़ लेना, अभी पढ़ने का टाइम है, पहले पढ़ ले, उसके बाद हम बातें करेंगे। चलिए, ये इसके एग्जाम्पल है, बूना एस रबर, बूना एन रबर, नियोप्रीन, नेचुरल रबर और वल्कनाइज्ड रबर। हालांकि वल्कनाइजेशन ऑफ रबर पूछा जाता है, ये बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वल्कनाइज्ड रबर के बारे में, लेकिन ये टॉपिक लास्ट सेशन में आता है। वल्कनाइजेशन क्या होता है, वल्कनाइज्ड रबर क्या होता है। लेकिन इतना आपको मैं बोल दूं अभी जानने के लिए कि जब भी कोई वल्कनाइज्ड रबर बोले ना, तो इतना दिमाग में रखिए कि रबर में सल्फर मिलाया होगा। रबर में सल्फर मिलाते हैं तो उससे के बाद जो रबर मिलता है ना, उसका नाम होता है वल्कनाइज्ड रबर। और रबर में सल्फर मिलाने की विधि को बोलते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। सल्फर मिलाने से क्या होता है ना, स्ट्रेचिंग पावर बढ़ जाता है, लमरने की क्षमता बढ़ जाता है, इसलिए हम लोग सल्फर मिलाते हैं। खैर, इसकी बात हम करेंगे ही, तो अभी क्यों टेंशन लेना है। चलिए, हमारा दूसरा जो क्वालिटी होता है ये इलास्टोमर के बाद, उसका नाम होता है फाइबर। नाम तो सुनते हैं, फाइबर की कुर्सी, फाइबर का ग्लास, फाइबर का प्लेट। फाइबर लगाते हैं हम लोग मोटरसाइकिल वगैरह में, आजकल तो फाइबर से ही बने होते हैं ज़्यादातर यंत्र। या मान लीजिए बहुत सारा आजकल आमने सामने देखो, पंखे के जो पत्तियां रहते हैं बहुत सारे में आप फाइबर लगा देते हैं, टूट जाएगा फट से। चलिए, अच्छा, लेकिन वो रबर के जैसा लमरता नहीं रहता है। रबर जैसा आप चाहिएगा कि उसका ये बना दे वो बना दे, तो वो नहीं बन पाएगा। चलिए, फाइबर किसे कहते हैं, लेकिन इतना पता होगा कि हार्ड होता है। रबर थोड़ा सा लूज होता है, लेकिन फाइबर क्या होता है, हार्ड होता है, इतना तो पता होगा। फाइबर का ग्लास आप देखे होंगे, फाइबर का प्लेट आप देखे होंगे। ये देखिए, ये बोर्ड के जो ऊपर वाले सिस्टम लगे हैं ना, ये बिल्कुल फाइबर के लगे हुए, ये फाइबर लगे हुए, और ये ऊपर से भी जो लगे हैं ना, वो एग्जैक्टली फाइबर ही लगा है। हालांकि ये सब टचिंग ग्लास लगा होता है, लेकिन वो फाइबर ही लगा हुआ रहता है। फाइबर किसे कहते हैं देखिएगा, लाइन बोल रहा है, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स। है तो पॉलीमर, पॉलीमर है तो इतना तो पता है कि लोहा और पॉलीमर को तुलना करेंगे, कुछ भी होगा, फाइबर हो तो एक फाइबर का डंडा लेकर के लोहा की कुर्सी पे मारेंगे तो कुर्सी लोहा वाला नहीं टूटेगा, लेकिन एक फाइबर वाली कुर्सी पे अगर एक लोहे का डंडा का प्रहार किया जाए तो क्या होगा नहीं पता, लेकिन तुम प्रयोग करके देख सकते हो। एक लोहे का रॉड ले आइए, लोहे का कोई रॉड या चापाकल का डंडा वगैरह है ना, वो ले लो ना, या पाइप है लोहा का, चापाकल का पाइप है इतना मोटा सा, उठा के एकदम फाइबर वाला कुर्सी पे दे दनादन। देखिए, एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ जाएगा कि फाइबर, हम कहने के लिए बोलेंगे कि फाइबर की मजबूती सबसे ज्यादा होता है, ये बोलने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि लोहा लेके पटक देंगे तो फाइबर नहीं टूटेगा क्योंकि बोलेंगे मजबूती। अरे ये मजबूती स्ट्रॉन्गेस्ट जरूर है, ये सबसे ज्यादा मजबूत जरूर है, लेकिन पॉलीमर में मजबूत है।
पॉलीमर के जाति में मजबूत है। ऐसा नहीं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत मैं बोल रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब लाइन ये है कि दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिनके अंतराण्विक बल काफी मजबूत होते हैं, सबसे मजबूत होते हैं। इलास्टोमर में क्या था? सबसे कमजोर फोर्स था, और फाइबर में क्या है? सबसे मजबूत फोर्स है। तो सर दोनों में अंतर है ना। एक कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली वाली बात कर रहा है। आप देखिए ये फाइबर है तो इसके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत है, और जहां इलास्टोमर था उसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा वीकेस्ट था, सबसे ज्यादा कमजोर था, उसको लमार सकते थे। फाइबर वाला चेयर आप लेकर के लमारिए तो नहीं लमरेगा, टूट जाएगा, लमरने वाला नहीं है वो। अच्छा, दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जिसके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत होता है, वही जाना जाता है किस नाम से? फाइबर के नाम से। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर बोलते हैं। तो लाइन तो समझ में आ गया होगा कि ऐसे पॉलीमर जिसके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा कमजोर हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलास्टोमर। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। मैंने बोला ऐसे पॉलीमर जिसके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा कमजोर होता है, सबसे ज्यादा कमजोर हो, लेयर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स नगण्य मात्रा में हो, कमजोर बल हो, कमजोर बल से एक लेयर दूसरे के साथ जुड़े हो, तो ऐसे पॉलीमर का नाम क्या रखे थे हम लोग? नाम रखे थे इलास्टोमर। लेकिन ऐसे पॉलीमर जिसके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा मजबूत हो, इन चारों वैरायटी में सबसे ज्यादा मजबूत हो, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइबर बोलते हैं। चलिए एक चीज आप समझ गए। अब एक चीज तो आपके दिमाग में होगा कि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब इट हैज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। लमारोगे तो लमड़ सकता है, लचीलापन होता है, ये लचीलापन होता है, लेकिन हाई मॉडुलस मतलब इसको मोड़ने में दिक्कतें आएंगे। फाइबर है। अच्छा, एक लाइन बोल रहे हैं इट हैज फोर्स लाइक हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए इसमें जो फोर्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। पिछले वाले में फोर्स की जिक्र मैंने नहीं किया था। वजह यह था कि फोर्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं और किताबें इस बात को मेंशन नहीं करती है कि उसमें कौन सा फोर्स होता है। तो हम लोग बोलने के लिए बोल सकते हैं कि वैन डर वाल फोर्स होते हैं, बोल सकते हैं कणों के बीच में कोवेलेंट फोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे किताबें इस बात को डिस्कस करती है कि इसमें फोर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और देखिए इनमें कणों के बीच में मजबूती काफी ज्यादा है, इसमें कणों के बीच में मजबूती काफी ज्यादा है। इस वजह से इसका नेचर कैसा होता है? क्रिस्टलाइन नेचर होता है। क्रिस्टलाइन याद आ रहा है क्या? आपको पढ़ाया गया होगा सॉलिड स्टेट में सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम होता है उत्तम सॉलिड, एक का नाम होता है घटिया सॉलिड। जो सॉलिड हमारा उत्तम क्वालिटी का सॉलिड था वही सॉलिड हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का था। क्रिस्टलाइन यानी उत्तम सॉलिड। आप सॉलिड स्टेट के वीडियो में जाकर के क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का अगर डिफरेंस देख लेंगे, ये बोर्ड में पूछे भी जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच में क्या अंतर होते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन भी होता है। ये आप जाकर के अगर देखेंगे तो पहला नहीं दूसरा लेक्चर में यह चीज आ गया होगा कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस में क्या अंतर होते हैं। तो यहाँ पे लाइन बोल रहा है कि ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, मतलब उत्तम क्वालिटी का होता है, मतलब मजबूती कणों के बीच में काफी ज्यादा होता है, मतलब नियमित ढंग से सजे होते हैं, मतलब इनके कणों के बीच में जबरदस्त पैकिंग होती है। तो लाइन ये बोल रहा है कि क्रिस्टलाइन नेचर होने की वजह से इसमें क्लोज पैकिंग है और जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, मतलब ये हर टेम्परेचर पे नहीं पिघलेगा, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके पिघलेगा, ऐसा लाइन बोल रहा है। सोचिए इसकी मजबूती इतना ज्यादा होती है, मजबूती इतना ज्यादा होती है कि इट कैन बी यूज्ड एट थ्रेड। इसमें लचीलापन अच्छा खासा है, इसमें मॉडुलस पावर अच्छा खासा है। इसको जैसे शेप में चाहेंगे वैसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, हो जाएगा। अच्छा, इट कैन बी यूज्ड एज थ्रेड। इसको धागे के रूप में आप जानते होंगे, रेशम वगैरह का धागा जो आप इस्तेमाल करते हैं वो फाइबर से होते हैं। तो निश्चित रूप से यहां पे लाइन है कि इसका इस्तेमाल आप धागे के रूप में कर सकते हैं। इसके मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, मजबूती सबसे ज्यादा होता है। तो ज्यादा जानकारी ना रखते हुए भी इतना जानकारी हम रख सकते हैं कि इलास्टोमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसकी मजबूती सबसे कम होती है और फाइबर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसकी मजबूती सबसे ज्यादा होती है। इसमें फोर्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह होते हैं और इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, लमरने की क्षमता काफी ज्यादा होता है, हाई मॉडुलस। इसको आप चाहेंगे जैसे शेप में कन्वर्ट करने के लिए वो भी आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल धागा के रूप में, रेशम का धागा आप जानते होंगे ना, एग्जैक्टली वो रेशम
और पॉलिस्टर इसी के एग्जाम्पल बनते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिस्टर, इसके एग्जाम्पल देखिए, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलिस्टर लिखे हुए। या आप पॉलीमाइड लीजिए, जिसको आप पॉलीमाइड में क्या होता है, पॉलीअमाइड, पॉलीअमाइड आप नाम से देखिए, इसमें अमाइड है लेकिन लगा है पॉली। आपको नायलॉन 66, अभी तक हम एक ही पॉलीमर पढ़ाएं, नायलॉन 66 कैसे बनता है, उसमें आप जाके देखेंगे तो कई सारे एमाइड के लिंकेज बने होते हैं, ऐसा बनाए होंगे, याद होगा पिछला लेक्चर में आप जाके देखिएगा। तो NH2 CH2 का होल 6 NH2 ये लिया जाता है और साथ में लिया जाता है COH CH2 का होल 4 COH, याद है क्या। और इसी से एक हाइड्रोजन यहाँ से लिया था और एक OH यहाँ से लिया था और यहाँ से पानी निकाल दिया था। तो इसी से हमने एक पॉलीमर बनाया था जिसका नाम रखा था NH, ऐसे लिखा था CH2 का होल 6, उसके बाद लिखा था NH, उसके बाद लिखा था O, उसके बाद लिखा था C डबल बॉन्ड O, उसके बाद लिखा था CH2 का होल 4, उसके बाद लिखा था C डबल बॉन्ड O, उसके बाद ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये ऐसे था, याद है, ऐसे N बार जुड़ा था, याद है। इसका नाम क्या है, इसका नाम बताइए। तो आप लोग अगर पढ़े हैं ढंग से तो जल्दी में आप चैट करके हमें ये बताइए, इसका नाम क्या था, इसका नाम क्या था, और ये पॉलीमर क्या बना था, जल्दी बताओगे, जल्दी बताओगे। इसका नाम, इसका नाम और इसका नाम। ये अच्छा चलो मैं एक का नाम बता देता हूँ, ये नायलॉन 66 था, नायलॉन 66 था। बताइएगा तो नायलॉन 66 किससे बना होता है, एक मोनोमर ये था और एक मोनोमर ये था, दो मोनोमर से मैंने बताया था नायलॉन 66 बना था। लेकिन ये बताइए नायलॉन 66 किस किस मोनोमर से बना था, जल्दी बताओगे तो एक लाइन, इसके मोनोमर के नाम बताओगे तो नायलॉन 66 किस मोनोमर से बने थे, जल्दी बोलिएगा। देखिए कई सारे बच्चे बता रहे हैं हेक्सामेथिलीन डायमीन, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कल से मॉर्निंग में क्लास देंगे ना, तो मॉर्निंग में क्या होगा ना कि नेट का स्पीड अच्छा रहता है ना, तो आपको क्लास में डिस्टरबेंस नहीं आएगा, आज थोड़ा आएगा ही। चलिए कई सारे बच्चे ने जवाब दिए, बताएं हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड। टेट्रा हेक्सामीथेन नहीं होता है, बिंदास। जल्दी जल्दी, ये क्या कहते हैं, पिछला लेक्चर नहीं देखें, पिछला लेक्चर लिख के आपको पढ़ना पड़ेगा, लिख के पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। चलिए हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड था। चलिए इसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे। हम आ जाते हैं इस पे थे, फाइबर पे थे ना, ऐसे पॉलीमर जिसके पास सबसे ज़्यादा मजबूत अट्रैक्शन फोर्स होता है, वही जाना जाता है किस नाम से, फाइबर के नाम से। इसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है। ओहो मिटा दिए, इसको मिटा दिए। इट हैज़ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। मॉडुलस नेचर भी सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो फोर्स होते हैं वो कौन सा फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फोर्स होता है। और बताइए चूंकि अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है ना, अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे ज़्यादा है, इसी वजह से क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी उत्तम क्वालिटी के सॉलिड ग्रुप में होते हैं। और क्लोज पैकिंग, इसका मतलब ठूस ठूस के भरा होता है। नियमित ढंग से कण अगर एक दूसरे से सटे सटे जुड़े होते हैं तो उसको हम लोग क्लोज पैकिंग बोलते हैं।
और शार्प मेल्टिंग पॉइंट इसका मतलब पिघलने वाले टेम्परेचर का वैल्यू इसका फिक्स होता है। और इसका इस्तेमाल किया जा सकता है धागा के रूप में, रेशम के धागा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए इसके एग्जांपल पॉलीअमाइड है, इसका मतलब इसमें अमाइड के ग्रुप काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एग्जांपल नायलॉन 66 लीजिए, या पॉलिस्टर का एग्जांपल आप टेरेलिन ले सकते हैं। ये आपका दूसरा तरीका था, दूसरा प्रकार का सॉलिड था, ये मतलब दूसरा प्रकार का पॉलीमर था। अब हमारा जो पॉलीमर का तीसरा वैरायटी है जिसका नाम होता है थर्मोप्लास्टिक। देखिए लाइन क्या बोल रहा है, लाइन ये खुद बोल रहा है कि ऐसे पॉलीमर जिसके पास इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होते हैं ना वो रहता है। लाइज का मतलब रहता है, बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन दो बार आ गया है, बिटवीन इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स जो हैं वो रहते हैं कहाँ पे, फाइबर और इलास्टोमर के बीच में। देखिए डेफिनेशन बनाना बड़ा ही आसान है इसके, कैसे तो देखिएगा लाइन, हमने क्या बोला सबसे शुरू में क्या पढ़े थे, अब इलास्टोमर। तो ऐसे पॉलीमर जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो, सुनिएगा लाइन को थोड़ा समझिए पहले, सुनिए, ऐसे पॉलीमर जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कमज़ोर हो उसका नाम रखे थे इलास्टोमर। और ऐसे पॉलीमर जिसमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा हो उसका क्या नाम रखे थे, फाइबर। और ऐसे पॉलीमर जिसमें अट्रैक्शन फोर्स इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है, इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं। तो लाइन ये बोल रहा है दैट पॉलीमर, ऐसे पॉलीमर व्हिच हैज इंटरमोलिकुलर फोर्स, जिसके आकर्षण के बल लाइज यानी रहते हैं किसके बीच में, फाइबर और इलास्टोमर के बीच में। तो ऐसे पॉलीमर जिसके अट्रैक्शन फोर्स इलास्टोमर और फाइबर के बीच में रहते हैं वही जाना जाता है किस नाम से, थर्मोप्लास्टिक के नाम से, उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थोड़ा सा याद रखने वाला पॉइंट है, ये थ्योरी का पॉइंट है तो थोड़ा सा याद रखने वाला है, तो ये वो तो याद ही रखना पड़ेगा। इसके पास कोई क्रॉस लिंक नहीं होता, इट हैज़ नो क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक कहने का मतलब मान लीजिए ये मान लीजिए लीनियर पॉलीमर है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लेयर से इसके लेयर का एडिशन होगा, इसमें एक और लेयर डाल दिया जाए ऐसे तो इस लेयर से ये लेयर जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब इसमें क्रॉस लिंकेज नहीं है, एक लेयर का दूसरी लेयर से कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसे ही लाइन बोल रहा है। तो इट हैज़ नो क्रॉस लिंक, इसके पास कोई क्रॉस लिंक नहीं होता है, मतलब इसमें इस प्रकार का गुण नहीं है। कैसा, तो देखिएगा इसके क्रॉस लिंक को हम हटा देते हैं, ऐसे देखिए ये ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे, मतलब इसमें कोई क्रॉस लिंक नहीं। इट इज लीनियर, ये लीनियर पॉलीमर होते हैं, बिल्कुल सही, या स्लाइटली ब्रांच्ड पॉलीमर, या ब्रांचिंग थोड़ा थोड़ा होता है। मान लीजिए जैसे ब्रांचिंग दे दिया जाए, ब्रांचिंग पॉलीमर आप शुरू में पढ़े होंगे, ये ब्रांच दे दिया मैंने, तो इसमें क्या होता है खासियत कि इसमें कोई क्रॉस लिंक नहीं है। क्रॉस लिंक नहीं है इसका मतलब ये लीनियर होता है या थोड़ा सा ब्रांच्ड पॉलीमर होता है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है देख लीजिए, दे बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को ध्यान रखिएगा। थर्मोप्लास्टिक की खासियत क्या होती है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, और कठोर हो जाता है कब, तो जब इसको ठंडा किया जाता है, यानी ठंडा करने पे ये हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, और गर्म करने पे ये सॉफ्ट हो जाता है। ऐसे बोल रहा है थर्मोप्लास्टिक के बारे में। तो देखिए सारा लाइन आपको नहीं पढ़ना है, कुछ ज़रूरी के लाइन जो है वही लाइन आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आप इलास्टोमर को अगर दिमाग में डालें, इलास्टोमर को दिमाग में डालिए, इलास्टोमर किसको बोलते थे, तो ऐसे पॉलीमर जिसमें अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो उसको बोलते हैं इलास्टोमर, और ऐसे पॉलीमर जिसके अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज़्यादा मजबूत हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइबर। और ऐसे पॉलीमर जिसके अट्रैक्शन फोर्स फाइबर और इलास्टोमर के बीच में होते हैं, बीच में होते हैं, दोनों के बीच में होते हैं, एक सबसे ज़्यादा है तो एक सबसे कम है, और दोनों के बीच में हो तो उसका नाम क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक होगा। इसमें कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, यह लीनियर होता है, मतलब कोई खास ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग नहीं होगा, मतलब एक लेयर से दूसरे लेयर का कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ब्रांचिंग हो सकता है। इस पॉलीमर की खासियत क्या होगी, तो ये
गर्म करने पे सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है, जबकि ठंडा करने पे ये कठोर हो जाता है, हार्ड हो जाता है। और इससे अगर आगे बात किया जाए, जब गर्म करने पे मुलायम हो जाएगा, तो मान लीजिए लोहा टीना वाला को देखते होंगे कि जब वो प्लास्टिक खरीदने के लिए आता है तो कुछ अलग प्रकार की प्लास्टिक को ले लेता है, और कुछ ऐसा प्लास्टिक होता है जिसको वो नहीं लेता है, वो फेंक देता है, बोलता है नहीं ये नहीं लेंगे। क्योंकि वो जो नहीं लेता है ना, उसका नाम होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, और जो ले लेता है ना, उसका नाम होता है थर्मोप्लास्टिक। खासियत क्या होता है कि उसको गर्म करके पिघला दिया, और पिघलाने के बाद उसे आप जिस शेप में चाहेंगे ना, पुनः उसी ढांचा में आप बना सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक की खासियत होती है कि जब उसे आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर मुलायम होता है, मुलायम हो जाएगा एक बार, तो उसके बाद उसको जिस प्रकार के ढांचा में उसे ढालना चाहेंगे ना, पुनः उससे हम नया कोई औजार बना सकते हैं, नया कोई हथियार बना सकते हैं, नया कोई सामान बना सकते हैं। उसको हल्का सा बस गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने पे जिसे हम पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म करने पे जिसकी आकृति को हम बदल सकते हैं, ऐसे पॉलीमर हमारा होता है थर्मोप्लास्टिक। तो बोल रहा है इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिजायर्ड शेप ऑन हीटिंग, यानी इसको जब गर्म किया जाएगा तो गर्म करने पे हम इसे मोड़ सकते हैं। कैसे मोड़ सकते हैं? तो जिस आकृति का सामान आपको बनाना है, जिस आकृति में उसे ढालना है, आप उस पॉलीमर को गर्म करो, थर्मोप्लास्टिक को, और उस आकृति में उसे रख दो और ठंडा कर दो, अपने आप कठोर बन जाएगा, फिर वो आकृति का सामान आपको बनकर तैयार हो जाएगा। थर्मोप्लास्टिक का खासियत क्या होगा ना, कि आप इसको यूज कर सकते हैं, पुनः दोबारा यूज कर सकते हैं। एक बार मान लीजिए कोई सामान अगर बन चुका है और उसको अगर आप फेंक देते हो, तो लोहे टीने वाले उसे खरीद के ले जाते हैं और कंपनी वाले उसे पुनः गला देते हैं, और गलाने के बाद फिर से उसे नए आकृति में ढाल सकते हैं। मतलब इसको रीयूज किया जा सकता है, इट कैन बी रीयूज्ड, इसको पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे पॉलीथीन वगैरह को गला करके फिर नया पॉलीथीन का निर्माण किया जा सकता है। मतलब इसकी जो मजबूती है, गरमाने के बाद, पिघलाने के बाद इसकी मजबूती, इसके अट्रैक्शन फोर्स कमजोर नहीं होते होंगे, तभी तो इसको रीयूज किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल जैसे पॉलीथीन होता है, पीवीसी होता है। पीवीसी तो आप जानते होंगे, पीवीसी किसका नाम है? पॉली विनाइल क्लोराइड, इसी का नाम है पीवीसी। या टेफ्लॉन ले लीजिए, या पॉलीएस्टाइडीन ले लीजिए, ये सब इसके एग्जांपल होते हैं। पीवीसी ऐसा लगता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो एक बार ये आ जाइए, थर्मोप्लास्टिक किसे बोलेंगे? फोर्स फाइबर और इलास्टोमर के बीच में रहता है, वही जाना जाता है किस नाम से? थर्मोप्लास्टिक के नाम से। इसमें कोई क्रॉस लिंकेज नहीं होता है, इसमें लीनियर होता है या थोड़ा सा ब्रांचिंग होता है। इसको गर्म करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है, और इसको जब ठंडा करेंगे तो ये गर्म हो जाएगा। इस पॉलीमर की खासियत होती है, इसको गरमाने के बाद आप जिस आकृति में चाहेंगे ढालना, उसे ढाल सकते हैं। इसको आप पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलीथीन लीजिए, पीवीसी लीजिए, टेफ्लॉन लीजिए, पॉलीएस्टाइरीन लीजिए, ये सब एग्जांपल होते हैं। बताइए यहाँ तक की बातों को आप समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताइएगा। तीसरा वैरायटी आप पढ़ चुके हैं, अब हम लोग चौथा वैरायटी में एंट्री करेंगे। जल्दी बताइए, समझे क्या? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होने की वजह से ऐसा थोड़ी नहीं कि वो टेंसाइल नहीं हो सकता है। लोहा में भी तो देख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, लोहा में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी टेंसाइल है कि नहीं है? है, लमार तो सकते हैं। कोई जो बोलेगा लोहा की मजबूती बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब लोहा नहीं लमरेगा, आराम से लमरता है। आप पतला चदरा तो आराम से बना लेते हैं ना। हो गया? चलिए, सारे बच्चे के जवाब आ रहे हैं, समझ गए। चलिए अगला में चलते हैं, कंटिन्यू हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब जो हमारा लास्ट वैरायटी होता है उसके बारे में अगर बात किया जाए, एक टर्म होता है प्लास्टिक सीजर, ये बीच में ला रहे हैं। प्लास्टिक सीजर नहीं हमारा कोई प्रॉपर्टी,
ये हमारा कोई सॉलिड का वैरायटी नहीं है, ये सॉरी पॉलीमर का कोई टाइप नहीं है। पॉलीमर के अब तक आप 3 टाइप पढ़े हैं। एक पहला क्या पढ़े, इलास्टोमर। अच्छा जल्दी बताओ तो, सारा बच्चे टाइप करो तो अभी क्या क्या पढ़े हो। इलास्टोमर, जल्दी टाइप करो। पहला क्या पढ़े हो, इलास्टोमर, जल्दी बोलो। आप जो पढ़ाई किए हैं अभी पॉलीमर के 3 टाइप, चौथा टाइप आने वाला है। ये बीच में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आ गया एक नए वर्ड का। जल्दी टाइप करो सारे बच्चे। पहला क्या था, इलास्टोमर, टाइप किया। दूसरा क्या है, फाइबर, फाइबर याद है क्या। और तीसरा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, तीसरा क्या है, जल्दी बोलो। थर्मोप्लास्टिक, नाम याद हो गया, जल्दी बोलो, मेरे साथ बोलोगे, मैं याद करवा दूंगा सारा बात। मैंने क्या बोला, पहला वैरायटी जो आपका पॉलीमर का होता है उसका नाम होता है इलास्टोमर। इलास्टोमर की खासियत क्या होगी कि इसके मजबूती सबसे कम होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स सबसे कमजोर होता है, इसलिए लमरने की क्षमता सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, उसमें अगर बात किया जाए फाइबर के बारे में, अगर बात करोगे तो फाइबर के बारे में आप जानते हैं ना, फाइबर के बारे में याद है क्या। फाइबर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे मजबूत था। और तीसरा काम क्या था हमारा, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या खासियत था, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलास्टोमर और फाइबर के बीच में था। चलिए, प्लास्टिसीजर क्या होता है, एक शब्द है प्लास्टिसीजर, ये आप आराम से समझ जाएंगे। तो दैट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक सॉफ्ट ऑन हीटिंग। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं ना जिसको गर्म करते हैं ना तो गलते ही नहीं रहता है, मुलायम होते ही नहीं रहता है। जैसे समझिए ना, अभी गांव में बैगन को अगर माता जी डाल देगी लोहिया में, तो ऐसे लोहिया में डाल देगी तो वो जल्दी गलते नहीं रहता है, बहुत भाव खाते रहता है। हम लोग क्या करते हैं, बस उसके भाव को कम करने के लिए थोड़ा सा नमक मार देते हैं। सब्जी जैसे ही भाव खाता है क्या करते हैं, थोड़ा सा नमक मार दीजिए, अपने आप शांत हो जाएगा तुरंत। 2 मिनट के अंदर चूल्हा पे रहेगा ना तो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा, पानी तक नहीं मांगेगा, बोलेगा अभी हमको आप फिर से और झोलना शुरू करो ऐसा कहानी बन जाएगा। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं ना जो कि गलते नहीं रहते हैं। अब प्लास्टिक गलती नहीं है तो उसको गलाने के लिए कोई ना कोई बाहर से तो एजेंट डालना पड़ेगा। उस बाहर से डाले हुए एजेंट का नाम क्या होता है, प्लास्टिसीजर। प्लास्टिसीजर, दैट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड व्हिच इज यूज्ड टू मेक प्लास्टिक सॉफ्ट, जो प्लास्टिक को सॉफ्ट बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑन हीटिंग। गरमाने पे अगर प्लास्टिक सॉफ्ट नहीं हो रहा है तो उसे सॉफ्ट करने के लिए हम लोग जिस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिस कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, उसी कंपाउंड का नाम क्या रखते हैं, प्लास्टिसीजर। उसी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसीजर। अब जैसे मान लीजिए प्लास्टिक आसानी से गल नहीं रहा था, उसमें आपने प्लास्टिसीजर डाल दिया, तो प्लास्टिसीजर डाल देंगे तो आराम से मुलायम हो जाएगा, आराम से वो गलने लगेगा। और उसके बाद आप जिस शेप में चाहेंगे ना उस ढांचा में आप बना सकते हैं, जिस आकृति में उसे ढालना चाहेंगे ना आप आराम से ढाल सकते हैं। पहले तो सॉफ्ट होता ही नहीं था, पहले तो मुलायम होता ही नहीं था, लेकिन जैसे उसमें प्लास्टिसीजर डाल दिया केमिकल, उसके बाद हम उसे जब गर्म किए तो आराम से मुलायम हो गया, और जिस शेप में उसे हम ले जाना चाहें ना आराम से ले जाने लगा। इसका मतलब वही केमिकल का नाम, वही कंपाउंड का नाम क्या रखते हैं, प्लास्टिसीजर। ड्यू टू दिस इट कैन बी मोल्डेड, इस प्लास्टिसीजर के कारण इसको मोड़ दिया जा सकता है इन डिजायर्ड शेप, यानी चाहत वाली आकृति में। जिस आकृति की आपको चाहत है उस आकृति में, उस ढांचा में से आप मोड़ सकते हैं। जैसे प्लास्टिसीजर का एग्जांपल लीजिएगा, तो एक एग्जांपल यहां पे है डाई अल्काइल थैलेट, इसको बोलते हैं डाई अल्काइल थैलेट। ये बेंजीन है, बेंजीन से C डबल बॉन्ड O, C से OR, ये एस्टर ग्रुप। लगातार पोजीशन पे बेंजीन से अगर एस्टर ग्रुप जोड़ दिया जाए तो इसी का नाम होता है डाई अल्काइल थैलेट। ये होता है डाई अल्काइल, और ये हमारा होता है थैलिक एसिड से बना है थैलेट। ये हमारा होता है थैलिक एसिड। ऐसे बेंजीन से अगर 2 COH डाल दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं थैलिक एसिड, और इसी OH के जगह पे R अगर डाल दिया जाए तो इसको बोलते हैं डाई अल्काइल थैलेट, ऐसे डाई अल्काइल थैलेट। खैर, यह प्लास्टिसीजर है। आपको इतना तो पता चल गया होगा प्लास्टिसीजर का इस्तेमाल कहाँ पे करेंगे, तो वहाँ करेंगे इस्तेमाल जब प्लास्टिक आसानी से मेल्ट नहीं हो रहा है
या प्लास्टिक आसानी से सॉफ्ट नहीं हो रहा है, तो सॉफ्ट हो ही नहीं रहा है, तो उसमें आप प्लास्टिक से डाल दीजिए, डायल्काइल थैलेट डाल दीजिए, तो उसके बाद वो प्लास्टिक आसानी से गलने लगेगा, आसानी से मुड़ने लगेगा, आसानी से मुलायम हो जाएगा। उसके बाद आपको जिस प्रकार के वस्तु में उसे जिस प्रकार का ढांचा तैयार करना है उस प्लास्टिक से, आप उस प्रकार का ढांचा तैयार कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिक सीजर था। चलिए, हमारा चौथा जो वैरायटी होता है ना, होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बात अगर किया जाए, ऐसे पॉलीमर जिसके पास स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है, किसके तुलना में? थर्मोप्लास्टिक के तुलना में। आप सुनिए लाइन, समझने वाला बात है यहां पे। याद करो, फाइबर में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कमजोर, इलास्टोमर में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कमजोर, फाइबर में सबसे ज्यादा। और थर्मोप्लास्टिक में क्या था? तो इलास्टोमर और फाइबर के बीच में था। थोड़ा सा लिखिएगा ना, तब जाकर के इसको जब पढ़िएगा ना, तो जाकर के सारी बात आपके दिमाग में सेट होगा, क्योंकि मेमोराइजेबल फैक्ट है, थ्योरेटिकल है, बायोलॉजी टाइप का चीज है। इसका थ्योरी पढ़िएगा वो भी समझ में आएगा, एग्जाम्पल पढ़िएगा वो भी समझ में आएगा। जब एग्जाम्पल याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। बायोलॉजी में तो इसी टाइप का चीज होता है कि समझ में हर चीज आएगा, लेकिन याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनेगा, नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। एग्जैक्टली वही पॉलीमर है। तो इसमें खासियत क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग टेम्परेचर पे यह सेट हो जाता है। सेट हो गया, एकदम फिक्स हो गया। इसको रीयूज नहीं करेंगे। एक बार जिस आकृति में इसको ढाल दिया जाएगा, उस आकृति में एक हमेशा के लिए ढल जाएगा। जैसे पुराने वाले जमाने में एक चोंगा वाला रिसीवर वाला फोन आता था, जो घर में रहता था, जिसमें नंबर हम लोग डायल करते थे, 1 2 3 4 करते थे। या फिर से हमारा जो स्विच होता है ना, वो स्विच थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो कहने का मतलब है कि ना, उस जल्दी मतलब आसानी से गलता ही नहीं रहता है। आग लग जाती है तो स्विच काला जरूर हो जाता है, लेकिन जलता जल्दी नहीं है। जल तो जाएगा ही, लेकिन जल्दी नहीं जलता है। मतलब उसको गलाना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की खासियत क्या होता है कि एक बार अगर आप इसे जिस आकृति में ढाल दिए, वो परमानेंटली उसी आकृति को बना के रखेगा। आप जो चाहेगा पुनः इसे गर्म करके गला दे और पुनः इससे कोई नया सामान तैयार कर ले, ऐसा इसमें खासियत नहीं होता है। दैट पॉलीमर, या ऐसे पॉलीमर होते हैं व्हिच हैज ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, जिसका अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होता है, देन थर्मोप्लास्टिक। किसके तुलना में? थर्मोप्लास्टिक के तुलना में। देखिए, इलास्टोमर सबसे कमजोर, फाइबर सबसे मजबूत, थर्मोप्लास्टिक बीच में, और थर्मोप्लास्टिक से ज्यादा मजबूत होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। यानी लेवल क्या आ गया आप अट्रैक्शन फोर्स का? तो सबसे ज्यादा मजबूत में फाइबर, उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, उसके बाद आ जाएगा हमारा फाइबर, मजबूती में फाइबर, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, सबसे कमजोर में आ जाएगा इलास्टोमर। ऐसा हमारा नेचर बन जाएगा। तो ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसमें अट्रैक्शन फोर्स मजबूत होता है। किसके तुलना में? थर्मोप्लास्टिक के तुलना में। थर्मोप्लास्टिक के तुलना में वही जाना जाता है किस नाम से? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नाम से। अब देखिए, इसके पास कुछ क्रॉस लिंकेज होते हैं, या आप बोल सकते हैं हैवली ब्रांच होते हैं। ब्रांचिंग भी है, लिंकेज भी है, मतलब इस टाइप का होगा। मान लीजिए ये अगर पॉलीमर है, तो देखिए ये ब्रांचिंग भी निकल गया है, और देखिए यहाँ पे लिंकेज भी आ गया है, एक लेयर 2 लेयर के बीच में। जगह जगह पे देखिए ब्रांचिंग भी है, और जगह जगह पे देखिए तो यहाँ पे लिंकेज भी है। तो ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। इट हैज़ क्रॉस लिंक्ड एंड हैवली ब्रांच्ड। इसमें लिंकेज काफ़ी क्रॉस होता है और ब्रांचिंग काफ़ी ज़्यादा होता है। आगे बोल रहा है, व्हेन हीटेड, जब इसको गर्म किया जाता है, बिकम हार्ड, ये मजबूत हो जाता है, एंड इनफ्यूजिबल, और पुनः जो चाहेंगे गर्म करके इसको पिघला दे, तो ये पुनः पिघलने वाला नहीं होता है। हमने आपको पहले ही बोला कि ये एक बार जिस पदार्थ की आकृति को पकड़ लेता है, परमानेंटली उसी में रहना चाहता है, उसको पुनः गला करके आप नया सामान नहीं तैयार कर सकते। इसलिए लोहे टीने वाले को आप देखते होंगे कि कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं खिलौने वाले, जिसको वो लेना पसंद ही नहीं करते, बोलते नहीं ये सब हटा दीजिए, ये सब नहीं लेने वाले। इसका मतलब वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। इट कैन नॉट बी रीयूज्ड, इसको पुनः इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। इसका मतलब समझिए, वो लोहे टीने वाले भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को पहचानते हैं।
इसके एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो एग्जाम्पल में क्या आते हैं, वेकेलाइट, मेलामाइन और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, इसके बारे में हम बात करेंगे ही। तो देखिए अगर लेयर की बात किया जाए तो सबसे स्ट्रेंथ की अगर बात किया जाए तो आप ही बताइए, स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा मजबूत किसका था? फाइबर सबसे ज़्यादा मजबूत है ये, और सबसे कमजोर में इलास्टोमर, यही था। फाइबर सबसे मजबूत, इलास्टोमर सबसे कमजोर। अच्छा, इस बीच में क्या था? इस बीच में था थर्मोप्लास्टिक, और थर्मोप्लास्टिक से मजबूत क्या था? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये हमारा लाइन बोल रहा है ना, ये बोल रहा था ना। तो परिभाषा हम लोग यहां से भी समझ सकते हैं, लास्टली समझिएगा। ऐसे पॉलीमर जिसकी मजबूती सबसे कम होता है उसे बोलते हैं इलास्टोमर, समझ गए। और ऐसे पॉलीमर जिसकी मजबूती सबसे ज्यादा होता है उसे क्या बोलते हैं? फाइबर। और ऐसे पॉलीमर जिसकी मजबूती इलास्टोमर और फाइबर के बीच में होते हैं उसे बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक, समझ गए। और ऐसे पॉलीमर जिसकी मजबूती थर्मोप्लास्टिक से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। बोले लाइन समझे कि नहीं समझे? समझ गए। तो ये हमारा अभी का सारा लाइन था। अब देखिएगा, स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो मेरे विचार से आप स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिए सारे का। ये लेक्चर 3 का पेज नंबर 1 है, जल्दी में लीजिएगा। पेज नंबर 1 जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लिए, पहला ले लिए। चलिए इसके बाद मान लीजिए दूसरा लिया जाए ऐसे, यहां लीजिए 2। चलिए ले लीजिए, इसको ले लिए, स्क्रीनशॉट धराधर लीजिएगा। उसके बाद ले लीजिए आप पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 3। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। बच्चे बोल रहे हैं ऊपर वाला लाइट बंद कीजिए। चलिए अब दिखाई दे रहा है क्या? चलिए बंद हो चुका है ऊपर वाला लाइट। अब लिए पेज नंबर 3। अब ले लीजिए आप पेज नंबर 4, पेज नंबर 4 ले लीजिए, पेज नंबर 4 लिए। चलिए इसके बाद लीजिए पेज नंबर 5, हो गया पेज नंबर 5। उसके बाद ले लीजिए पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। इसको थोड़ा यहाँ पे जगह साफ कर देते हैं, ये कचरा आ गया था। हाँ, पेज नंबर 6 ले लीजिए, ले लिए पेज नंबर 6 लिए। उसके बाद लीजिए पेज नंबर 7 ले लिए, पेज नंबर 7 ले लिए। उसके बाद ले लीजिए पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 ले लीजिए। अब ले लीजिए पेज नंबर 9, 9। चलिए अब ले लीजिए लास्टली आपका लास्ट पेज, पेज नंबर 10। चलिए यहाँ तक आप ले लिए। इसके बाद हम लोग फिर से नए टॉपिक में, इससे आगे के टॉपिक में जाएंगे। कल तक उम्मीद है कि आपका ये पॉलीमर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए कंटिन्यू अभी इसको पढ़िएगा
और आपको जल्दबाजी में वीडियो देंगे, क्योंकि बीच में 2 दिन हमने गैप कर दिया। कल भी वीडियो नहीं दिया था, परसों दिए थे कि नहीं, परसों भी नहीं दिया था, और आज दिन में भी तो आपको नहीं मिला, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में देंगे फिर से। तो आप इसको अभी तुरंत क्या कीजिएगा, आराम से लिख लीजिए, इसको एक बार और स्पीड में देख लीजिए, अगर दिक्कतें होते हैं तो स्पीड में देख लीजिए। चलिए, थैंक यू।